और डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नारी शक्ति पर है। हम ये विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में इसका जिक्र करते हुए भावुक हुए। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ के तौर पर वेदों की पहचान है और वेदों की संख्या 4 है और इन वेदों में एक है अथर्ववेद। इनमें एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जिस कुल में नारियों की पूजा यानी सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां उनकी सब क्रिया निष्फल है। इसी तरह सामवेद में एक श्लोक है जिसका मतलब है, हे जिज्ञासु पुत्र, तुम माता की आज्ञा का पालन कर अपने दुराचरण से माता को कष्ट मत दे। अपनी माता को अपने समीप रख, मन को शुद्ध कर और आचरण की ज्योति को प्रकाशित कर। भारत में नारी की कई रूप में पूजा होती है। वेदों में माँ को अम्बा, अंबिका, दुर्गा, देवी, सरस्वती, शक्ति, ज्योति, पृथ्वी, गंगा, लक्ष्मी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। आज हम जिस आज़ादी को मना रहे हैं उस आज़ादी को दिलाने में महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी की ओर से किए गए अलग अलग आंदोलन हो या फिर सुभाष चंद्र बोस की ओर से आज़ाद हिंद फौज का गठन या अलग अलग क्रांतिकारियों के संगठन, हर जगह महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गईदुलुलियू, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू नच्चियार को याद करते हुए दिखे और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के साहस की कहानी आज़ादी की बड़ी गौरव गाथा है और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मशहूर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर ये कविता लिखी और आज भी आप और हम जब ये कविता सुनते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की साहस और जज्बे को नमन करते हैं। ऐसे गौरवशाली हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल बाद भी भावुक होते हैं, दुखी होते हैं और हमें समझाते हैं कि ये हमारे लिए शर्म और चिंता की बात है। दरअसल देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार कम नहीं हो रहे। भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। जिक्र नारी सम्मान का प्रधानमंत्री ने किया, तो ऐसे में कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2016 में महिलाओं के खिलाफ 3,38,000 से ज्यादा अपराध हुए और वर्ष 2017 में 3,59,000, 2018 में 3,78,000 से ज्यादा अपराध हुए, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया।
वहीं वर्ष 2020 में 3,71,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए। ये अपराध वो हैं जिसकी शिकायत हुई। इसके अलावा लाखों ऐसे अपराध हैं जिसकी शिकायत भी नहीं हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चिंता जताई है और आज़ादी के इस 75वें वर्ष में देश के हर नागरिक को ये प्रण भी लेना चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी महिला को कोई तकलीफ हो। तभी हिंदुस्तान सच में आगे बढ़ेगा। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता और दुख का हमने विश्लेषण किया। वैसे महिलाओं के सम्मान के बिना कोई देश महान नहीं होता। इसलिए इस देश के हर नागरिक को आज ये प्रण लेना चाहिए कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो इसे मुमकिन कर सकता है। बीते 75 वर्षों में हमने ये साबित किया कि इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। बीते 75 वर्षों में देश ने सभी मुश्किलों का सामना किया और लगातार विकास करता गया। अविकसित देश से हम विकासशील देश बने और अब विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 75 वर्षों की उतार चढ़ाव और उपलब्धियों का जिक्र किया है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं तो आज हमें इन 75 वर्षों में देश की 5 सबसे बड़ी सफलताओं के बारे में भी जरूर जिक्र करना चाहिए और उसका इसलिए हम विश्लेषण भी करेंगे। वैसे तो 75 वर्षों में हर वर्ष हिंदुस्तान ने कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज हम 5 उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे और ये उपलब्धियां सामाजिक, आर्थिक, सैन्य, आजीविका से जुड़ी हैं। ये सबसे जरूरी है कि हिंदुस्तान की उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूं और इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है। चलिए इस सवाल को बदलते हैं। सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध कौन सा है, ये उस सवाल को ही मैं दूसरे अंदाज में आपसे अगर पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप अलग अलग युद्धों का जिक्र करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे लंबा युद्ध पेट और भूख की होती है? यह ऐसा युद्ध है जो हर रोज चलता है और हर कोई इससे लड़ता है। आज भी पहली उपलब्धि की जब बात की जाएगी तो इसमें इसका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि इस देश में भूख के खिलाफ हुई सबसे बड़ी लड़ाई से ही ये जुड़ी हुई पूरी कहानी है। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन देश में अनाज की काफी ज्यादा कमी थी और आजादी के केवल 4 साल पहले बंगाल सहित पूरे हिंदुस्तान में बड़ा अकाल आया और लाखों लोगों की मौत हो गई। आजादी के बाद
देश में अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की गई, लेकिन भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया था। ऐसे में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति की शुरुआत की। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में पूरी क्रांति हुई और इस दौरान अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और बेहतर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। सबसे ज्यादा जोर इस क्रांति में 2 अनाज, गेहूं और चावल पर दिया गया। ज्वार, बाजरा और मक्का का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस क्रांति का असर यह हुआ कि अभी तक जो देश अनाज उत्पादन में काफी पीछे था, वो आत्मनिर्भर हो गया। उसकी पहचान दुनिया में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में होने लगी। किसी भी देश की स्थिरता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है कि वो देश शक्तिशाली हो। आजादी के केवल 26 साल बाद भारत ने परमाणु परीक्षण किया। एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर भारत की यह सबसे बड़ी सफलता थी। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट किया गया और इस तरह परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया। इस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। वर्ष 1974 के 23 साल बाद फिर से 11 से 13 मई के बीच शांतिपूर्ण तरीके से 5 परमाणु विस्फोट किए गए और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इस विस्फोट के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। ये हमारी दूसरी उपलब्धि। शक्ति बिना अर्थ के संभव नहीं है और अर्थ का मतलब है धन। किसी राष्ट्र के लिए धन का मतलब है वहां की आर्थिक हालात का बेहतर होना। आज हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनने के करीब है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वर्ष 1990 के पहले देश के आर्थिक हालात बेहद खराब हो चुके थे और देश पर काफी ज्यादा कर्ज था। पेट्रोल, डीजल जैसे आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व केवल कुछ हफ्तों के लिए ही बचा हुआ था। और ऐसे में वर्ष 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार की ओर से आर्थिक सुधार की शुरुआत की गई। इस आर्थिक सुधार को उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था और यह देश में पहला सबसे बड़ा आर्थिक सुधार था, जिसके तहत जिन नीतियों को अपनाया गया उसे LPG नाम से संबोधित किया गया। L यानी कि लिबरलाइजेशन, इसका मतलब है सरकारी नियंत्रण कम होना, लाइसेंस राज का खत्म होना। P यानी कि प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है निजीकरण। इसका मतलब है निजी उद्योगपतियों को बढ़ावा देना और सरकारी संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण को निजी हाथों में सौंपना। तीसरा G यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है वैश्वीकरण। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना और इस नीति के तहत सार्वजनिक उद्यमों को में विनिवेश का लक्ष्य भी रखा गया और वर्ष 1991-92 में विनिवेश के जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार उस समय 3040 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही थी और आज ये लक्ष्य कितना बड़ा हो गया है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2017-18 में सरकार ने विनिवेश से 1 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जबकि सरकार 1,56,000 करोड़ रुपए हासिल कर पाने में सफल रही थी। अब बात करते हैं अगली उपलब्धि की। भारत की अगली उपलब्धि बताने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको पता है जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था तो उस रॉकेट को कैसे ले जाया गया था? अब जरा जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाले उन तस्वीरों को देखिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए उस कहानी का हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। रॉकेट और उसके जरूरी पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च करने की जगह तक पहुंचाया गया था और वहीं उसे असेंबल किया गया। ये लॉन्च वर्ष 1963 में हुई थी। अब आपको 50 साल बाद की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें, ये मिशन मंगलयान की सफलता की है और भारत दुनिया का पहला देश बना जो पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहा था। इसरो का मंगल मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन था, जिस पर केवल 450 करोड़ रुपए यानी कि 12 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आया, जो कि ऑटो किराए के बराबर है। 15 अगस्त वर्ष 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। 53 साल में इसरो की सफलता की पूरी कहानी आप 1 मिनट के
वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। रॉकेट उड़ान शुरू हुई। इग्निशन सीक्वेंस नॉर्मल, ऑटो ट्रैकिंग तो मोटर भी चलाई गई है। जीरो ट्रैकिंग 3 2 1 0 1 2 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। प्रक्षेपण सफल है। Very fantastic steady flight of the ट्रैकिंग lift off. Video tracking. आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे ये घड़ी बहुत महत्वपूर्ण। हम आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और आखिर में आपको 5वीं उपलब्धि के बारे में बताते हैं। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के दौरान स्वच्छता को लेकर विशेष जोर दिया था और स्वच्छता को लेकर उन्होंने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। हिंदुस्तान आज आजादी का 75वां साल मना रहा है, लेकिन इस देश में स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन की भावना कभी देखने को नहीं मिली। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत उन्होंने समय समय पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मिशन के तहत जो सबसे बड़े बदलाव पर जोर दिया गया वो था हर घर शौचालय। खुले में शौच करना देश के लिए सबसे बड़ी सामाजिक समस्या थी। हालांकि इस पर चर्चा होती ही नहीं थी, लेकिन स्वच्छता मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल खुले मंचों पर चर्चा की, बल्कि इस समस्या के समाधान के लिए लगातार बड़े खर्च भी किए गए। इस वजह से बीते 8 साल में 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं।